नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है एनसीईआरटी हिंदी बाय कुमार। इस चैनल में आपको 6 क्लास से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी हिंदी के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। आज जो वीडियो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम संक्षिप्त में यानी ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, यानी इस चैनल से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे, आप देखिए हमारा जो लोगो है क्या है, दीप से दीप जलाओ, ज्ञान का प्रकाश बढ़ाओ। क्या मतलब है? दीप जलता है दूसरों को रोशनी देने के लिए, उसी प्रकार से जो हमारा चैनल है वो आप सबको ज्ञान देने के लिए ही बनाया गया है। यदि कोई शंका हो, कोई आपको दिमाग में कोई प्रश्न घूम रहा हो हिंदी विषय से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम जैसे ही हमारी नज़र उस प्रश्न पर, उस कमेंट्स पर पड़ेगी, हम उसका तत्काल या कुछ समय पश्चात उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या आपको मिलने वाला है। दोस्तों, हम आपको अपने चैनल के उद्देश्य के बारे में बताना चाहेंगे, यानी चैनल बनाया क्यों गया है, किन लोगों को उससे फ़ायदा है। देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत से गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उनको हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे ओपन स्कूल है, वहाँ पर उनका एडमिशन करने में हम उनकी मदद करते हैं ताकि वो उनके जीवन को एक सही दिशा मिल सके। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिलती है। कई बार कुछ बच्चे सब्ज़ी बेचते हुए मिल जाते हैं, कई बार हमें वो रिक्शा चलाते हुए मिल जाते हैं, यानी अलग अलग तरीके से चाइल्ड लेबर, जैसे आप जानते हैं, बाल मजदूरी के रूप में हमें मिलते हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ और उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उनको सही दिशा देता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। तो मैंने सोचा अपनी इस मदद का विस्तार किया जाए और इसे पूरे देश तक लागू किया जाए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं आजकल लॉकडाउन के कारण वो बराबर अपने स्कूल से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऐसे सभी छात्रों की मदद करने के लिए हमने हिंदी भाषा में ऑनलाइन लेसन शुरू कर दिए। जो अलग अलग विषय हैं हिंदी भाषा के, चाहे एनसीईआरटी की पुस्तकें हो, साहित्य की, व्याकरण हो, रचनात्मक लेखन हो, सभी से संबंधित वीडियो अत्यंत सरल भाषा में, ऐसी भाषा जो आसानी से समझ में आ जाए, इस चैनल पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वो मुझे उम्मीद है पूरे देश के बच्चे इससे पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है और हमारे चैनल से बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए हम इस चैनल को जो शुरू कर रहे हैं, तो आगे देखिए, हमारा चैनल हिंदी के अध्ययन में आने वाली बाधाओं को और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर है। देखिए क्या क्या मिलने वाला इस चैनल में: व्याकरण, साहित्य, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स और लास्ट में लेखन कौशल की हम बात करेंगे। मैंने कई बार देखा हिंदी के साथ में जो लाइफ स्किल्स है ये उसमें नहीं मिलती है और हमें ज़रूरत पड़ती है कि लाइफ स्किल जो है बहुत कम चैनल पे मुझे देखने को मिलती है। कारण क्या है? मुझे लगता है कि भाषा शिक्षक या हिंदी भाषा का शिक्षक बहुत आसानी से लाइफ स्किल्स को अपने विषय में जोड़ सकते हैं। तो उनकी सहायता के लिए मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे विषय समाहित किए हैं ताकि उसकी मदद से हिंदी भाषा के सभी शिक्षक जो पूरे देश में अलग अलग विद्यालय में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे वो निजी विद्यालय हो, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने विषय को और प्रभावशाली बनाने में वो सक्षम हो सकेंगे, यही मैं कामना करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 6 से वसंत भाग 1 की। इसमें हम क्या जानेंगे? सभी पाठ हैं, आपको जैसे पता ही है। इसमें कक्षा 6 की पुस्तक भाग 1 के सभी पाठों का हम विस्तार से स्पष्टीकरण करेंगे, उनके शब्दार्थों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तर चर्चा की जाएगी। यही चैनल का हमारे उद्देश्य है। क्या क्या मिलने वाला है? देखिए, जो भी पाठ आप पढ़ते रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ जब आप जुड़े हैं तो उसको नए रंग में, नए ढंग में, नए तरीके से सीखेंगे। आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा जब आप प्रश्न के उत्तर लिखना शुरू करेंगे या इस चैनल को देखने के बाद जो शिक्षक हैं पढ़ाएंगे या जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ेंगे, अपनी अपनी कक्षा में जैसे हो जाएंगे, अपनी क्लास में जाएंगे, उनका रूप रंग अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा और उनके बोलने में एक प्रवाह होगा, एक फ्लो होगा। हर पाठ को हम 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। पहला भाग होगा, हम पाठ के मुख्य बिंदुओं पर विशेष चर्चा करेंगे।
दूसरे भाग में हम पाठ को पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, बीच बीच में आने वाले कठिन शब्द, कठिन वाक्यों पर हम चर्चा करेंगे, कठिन पंक्तियों पर चर्चा करेंगे, यानी जो भी कठिन अंग है बीच बीच में उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद अंत में हम पाठ के संदेश और उसके प्रश्नोत्तर पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे वह चिड़िया जो, उसके बाद बचपन की हम बात करेंगे, उसके बाद नादान दोस्त। ये पाठ लिखने का उद्देश्य ये है, पाठ के नाम लिखने का उद्देश्य ये है कि हर बच्चा समझ जाए, जो भी इस चैनल के इस इंट्रो को देख रहा है, इस चैनल के परिचय को देख रहा है, वो समझ जाए कि इस चैनल के माध्यम से उसे आगे क्या क्या मिलने वाला है। इसलिए सब कुछ एक ही चैनल में समाहित करने का प्रयास किया गया कि वीडियो में सब कुछ डालने का प्रयास किया गया है, ताकि कोई भी अगर इस वीडियो को देखे तो उसे समझ में आ जाए कि इस चैनल पर जाकर के उसे क्या क्या मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आप देखिए, हर स्लाइड के नीचे ब्लू कलर से, ब्लैक आपने देखा है, ब्लैक बैकग्राउंड है, उसके बाद ब्लू कलर से, इस पे येलो कलर से लिखा हुआ है #NCERT हिंदी बाय कुमार। आपको यही जाकर के आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है, हैशटैग लगाना मत भूलिएगा। जैसे आप ये वाला पूरा मैटर, ये वाला चैनल का नाम उसमें टाइप करेंगे, आपको मेरे चैनल के सारे वीडियो आपके सामने होंगे और आप उस चैनल को देख करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आगे देखिए, चांद से थोड़ी सी गप्पें, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद अक्षरों का महत्व के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में हम जानेंगे। उसके बाद पार नज़र के जो अंतरिक्ष से संबंधित कहानी है, मंगल ग्रह से संबंधित, इस पर हम चर्चा करेंगे। हाथ साथ ही हाथ बढ़ाना जो एक गीत है, इस गीत के बारे में हम पूरी व्याख्या करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। और इसमें देखिए बच्चों, जब भी हम पाठ पढ़ेंगे, उस पाठ से संबंधित कोई पत्र लेखन है, कोई अनुच्छेद लेखन है, या कोई भी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप पाठ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी ऐसी गतिविधि है, कोई भी ऐसा मेथड है, कोई तरीका है, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर जोड़ा जाएगा। आप जब पढ़ेंगे पाठ को मेरे साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो कुछ नया है जो दूसरे वीडियो चैनल पे, दूसरे चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पे नहीं मिलता है। मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे जो प्रश्नों के उत्तर की स्लाइड बना बना के दिखा के आपके फिर रटवाने पे जोर देते हैं, लेकिन मेरे चैनल में ये सब नहीं होने वाला। यहाँ पर आप जब डिस्कशन को सुनेंगे तो आपको अपने आप ही सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यही मेरे इस चैनल का उद्देश्य है। अगर मैं ही सब स्लाइड बना दूंगा और आप उसको कॉपी करके अपनी नोटबुक में भरेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे पढ़ाने का। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप पूरी तरह से सक्षम बने, पूरा आत्मविश्वास जागृत हो, कि आप हर सवाल का जवाब खुद लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। जब आप तैयार हो जाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, यही मेरे चैनल का उद्देश्य सफल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ऐसे ऐसे एकांकी, जो एक नाटक है छोटा, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टिकट एल्बम के बारे में, ये भी एक बहुत सुंदर पाठ है। इसके बाद बात करेंगे झांसी की रानी, जो ऐतिहासिक कविता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। झांसी की रानी जब पढ़ेंगे तो उसके साथ में हम इतिहास की भी बात करेंगे, क्योंकि जब तक इतिहास की जानकारी ना हो तो आप झांसी की रानी के बारे में नहीं जान सकते। कई बार क्या होता है कि हम इसको डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना इतिहास को जाने। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जब तक उसके बारे में आप थोड़ा चर्चा आपके पास ना हो, आपके पास जानकारी ना हो, तो झांसी की रानी कविता में जो इतिहास आता है उसको सिर्फ आप रट्टा मारेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। कोई कहता है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, तो बूढ़ा भारत क्यों है, तो इसके बारे में इतिहास में जानने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपने सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के ज्ञान का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छी बात है, जब एक विषय का ज्ञान आप दूसरे विषय के साथ जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाता है कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, एक ज्ञान दूसरे विषय को समझने में कैसे काम में आता है। उसके बाद जो देख कर भी नहीं देखते, हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें क्या जानते हैं हम। इस पाठ में हम जानेंगे कि एक व्यक्ति जो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, जो देख नहीं सकता, वो भी एक देखने वाले व्यक्ति से, जिसकी आंखें सब कुछ देख सकता है, उससे कितना प्रभावशाली है। यानी एक जो ब्लाइंड व्यक्ति है, उसकी देखने की, सुनने की क्षमता, यानी इसकी जो 5 सेंसेस हैं, वो हम लोगों से ज़्यादा काम करती हैं। ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उसके बाद है संसार पुस्तक है। इस वाले पाठ में हम जानेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, कुछ भी हो, हर वस्तु से कुछ ना कुछ संदेश मिलता है, कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं, लेकिन सीखने की क्षमता, कला हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे मैं सबसे छोटी हूँ, यानी बचपन किसको अच्छा नहीं लगता, हर कोई छोटा बना रहना चाहता है। जगजीत सिंह का एक गाना भी है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्यों? बचपन को वापस पाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही ख्यालात, कुछ ऐसी अनुभूति इस कविता के साथ हम महसूस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा अगला पाठ है लोकगीत। लोकगीत पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड क्लासिकल म्यूज़िक का है, तो आपको लोकगीत
जब मैं समझाऊंगा तो लोक और शास्त्र का क्या अर्थ है वो आपको पता चलेगा। लोकगीत पाठ मुझे बहुत प्रिय है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में लोकगीत पाठ पढ़ने का आनंद ही अलग है। बहुत जगह मैंने देखा कि लोकगीत पाठ को लोग बहुत बोझिल समझते हैं, बहुत बोरियत भरा समझते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। इस पाठ को पढ़ते समय कुछ अलग जानकारियाँ होंगी, भारतीय संस्कृति, भारत की लोक संस्कृति के बारे में, भारत का जो फोक कल्चर है, गाँव का कल्चर है, उसकी जानकारी आपको इस पाठ के माध्यम से मैं करवाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में नौकर पाठ में हम पढ़ेंगे गांधी जी का जो है पाठ कि अपना कार्य हम किस प्रकार स्वयं करें। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वन के मार्ग में, ये राम के वन जाने की कथा है जो हम पढ़ेंगे। सांस सांस में बाँस, यानी इसमें देखेंगे कि बाँस जो है किसी सामाजिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद में अब आते हैं, बात करते हैं कक्षा 7वीं की। कक्षा 7वीं बसंत भाग 2, इसमें भी हम वही बात करने वाले हैं। कक्षा 7 की पुस्तक बसंत भाग 2 सभी के पाठों का विस्तार से स्पष्टीकरण मतलब क्लैरिफिकेशन, यानी एक एक सेंटेंस को हम समझेंगे ताकि आपके पास कोई भी शंका ना हो, कोई डाउट्स ना हो। पूरी तरह से आप वीडियो को बार बार देखिए। आप देखेंगे आपके पास हर सवाल का जवाब आ जाएगा। अब इसमें कौन कौन से पाठ हैं? हम पंक्षी उन्मुख गगन, यानी कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्रिय है। इस पाठ के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। दादी माँ, हमारे जीवन में बुजुर्गों का क्या महत्व है, हम इस पाठ से जानेंगे। इसके बाद हिमालय की बेटियाँ, ये नदियों, भारत नदियों का देश है, नदियों के बारे में जानेंगे। हमारी संस्कृति में नदियों का क्या महत्व है, जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो हम ज़रूर जानेंगे। इसके बाद कठपुतली के बारे में हम देखेंगे। जब इस कविता को पढ़ेंगे, इसके संदेश को ग्रहण करेंगे तो हम इसको जब महिलाओं से जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति को ये कविता किस प्रकार हमारे सामने रखती है। इसके बाद हम अगले पाठ की बात करेंगे, मिठाई वाला। एक व्यक्ति जो दुखी हो जाता है, किसी प्रकार से उसके जीवन में दुख आ जाता है, तो वो व्यक्ति किस प्रकार दूसरों के दुख को कम करने के लिए अपने दुख को भूल जाता है, यानी कि अपने जीवन में ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को सुख महसूस हो, यानी कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे रक्त और हमारा शरीर। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में रक्त का, ब्लड का क्या महत्व है, इसकी हम बात जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पापक हो गए। इस पार्ट में हम देखेंगे एक नाटक है। इस नाटक के माध्यम से हम जानेंगे कि कोई भी बच्चा जो छोटा होता है उसको आसानी से कोई बहका देता है, अपनी बातों में बहला फुसला लेता है, तो किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। उसके बाद आता है शाम में किसान। इसमें देखेंगे प्रकृति का सुंदर वर्णन क्या है। इसके बाद चिड़िया की बच्ची, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दौलत से हम प्यार नहीं खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते। उसके बाद हम बात करेंगे अपूर्व अनुभव। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होता है, कोई ना कोई कार्य व्यक्ति पहली बार करता है जो उसके लिए यूनिक होता है, अपूर्व होता है। ये अनुभव जो है यूनिक होता है, इसकी कोई कंपैरिजन नहीं होती, चाहे वो पहली बार हवाई जहाज में चढ़े, चाहे पहली बार स्कूल जाए। तो इसी अनुभव से जुड़ी हुई ये कहानी है जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है रहीम के दोहे। रहीम के दोहों में जीवन की सच्चाई के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंचा कहानी में जानेंगे कि हम बचपन में किस प्रकार नादान होते हैं, मासूम होते हैं और हमारा ध्यान कई बार पढ़ाई में नहीं लगता है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि हम किस प्रकार पूरी एकाग्रता के साथ में अपने अध्ययन को करें ताकि हमारा जीवन सफल बन सके। इसके बाद हम बात करेंगे एक दिन का, यानी कि घमंड की बात है इस पाठ में कि कोई भी व्यक्ति अगर घमंड करता है तो उसका घमंड कभी ना कभी चूर ज़रूर हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वो है हमारा खान पान की बदलती संस्कृति। भारत की संस्कृति विभिन्नता से भरी हुई है, वैरायटी बहुत है। हमारे यहाँ पर साउथ में अलग खाना खाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में अलग खाना खाया जाता है, पंजाब में, यानी अलग अलग खाने की खुशबू, अलग अलग खाने के तरीके हैं। उन संस्कृति के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। इसके बाद है नीलकंठ। पशु पक्षी के प्रति जो प्रेम है वो हम देखेंगे इस पाठ के माध्यम से। इसके बाद देखेंगे भोर और बरखा, यानी सावन के महीने में प्रकृति का क्या वर्णन होता है, प्रकृति का क्या सौंदर्य होता है। मीराबाई की इस कविता के माध्यम से हम ये समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वीर कुंवर सिंह। स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार बहुत सारे ऐसे वीर थे जिनको हम जानते हैं, कुछ अनजाने हैं, कुछ अनजाने वीरों से संबंधित ये पाठ है जो है वीर कुंवर सिंह, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद आता है संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया। धनराज पिल्लै की ये कहानी है, इसके बारे में हम जानेंगे कि संघर्ष करके हम किस प्रकार अपनी सफलता के आयाम छू सकते हैं। इसके बाद है आश्रम का अनुमानित व्यय। ये गांधी जी का एक पाठ है, इस गांधी जी से संबंधित इसमें बताया गया है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। साथ ही हम कोई भी कार्य करें तो अगर योजना बनाने प्लानिंग कर रहे हैं तो उस कार्य को सफल होने की ज़्यादा हमारे पास में चांसेस होते हैं, मौके होते हैं, संभावनाएँ होती हैं। इसके बाद है विप्लव गायन। क्रांति का गीत है। विप्लव का अर्थ है क्रांति, यानी किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कवि कहता है कि अब बेकार की कविता लिखनी छोड़ो, ऐसी कविता लिखो जिससे कि देश को आज़ादी मिले।
इसके बाद हम बात करेंगे कक्षा 8वीं से। कक्षा 8वीं की बसंत पुस्तक है भाग 3, इसमें भी वही बातें हैं। अब देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं। अब देखिए इसमें हम हैं ध्वनि। इस कविता के माध्यम से प्रकृति का चित्रण देखेंगे हम। इसके बाद देखेंगे लाख की चूड़ियाँ। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है यानी हस्तशिल्प उद्योग है, गांव के जो उद्योग हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बस की यात्रा। बस की यात्रा में हम भारत की जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है यानी परिवहन व्यवस्था है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे दीवानों की हस्ती। इसमें देखेंगे एक व्यक्ति जो निश्चिंत है वही वास्तव में खुश है। अगर आप तनाव मुक्त हैं तभी आप प्रसन्न रह सकते हैं। अगर तनाव से भरे में तो आपका जीवन सुखी नहीं होगा। और आप जो तनाव मुक्त है वो घूमता चला जाता है, पूरी दुनिया ही उसकी अपनी है। उसके बाद हम देखेंगे अगला पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों का संदेश का अपना एक इतिहास रहा है। चिट्ठियों का, पत्रों का जो एक इतिहास है उसके बारे में हम जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। इसके बाद आते हैं भगवान के डाकिए। इस पाठ में हम जानेंगे कि जो प्रकृति हमें संदेश देती है और प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इसके बाद आता है हमारा क्या निराश हुआ जाए। जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता लेकिन सब कुछ बुरा भी नहीं होता है। हमें हमेशा पॉजिटिव बने रहना चाहिए। ये इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। जो ये सबसे कठिन समय नहीं, जैसे आपके इसमें शीर्षक में ही समाया हुआ है कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे साथ ही नहीं हो रहा है। सबसे कठिन समय नहीं, आपसे भी दुखी लोग दुनिया में बहुत हैं। ये सब जो अमूल्य संदेश है, जब इस कविता को पढ़ेंगे तो हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद आता है कबीर की साखियाँ। कबीर के दोहों के माध्यम से हम जानेंगे उनके अमूल्य संदेश को। इसके बाद हम देखेंगे कामचोर। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है या किसी को कार्य करने के लिए देता है तो सबसे पहले उसे योजना बनानी चाहिए, सही निर्देश देनी चाहिए, तभी वो कार्य सही से होगा। इसके बाद हम देखेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। भारतीय सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो की हिस्ट्री जो है उसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद सुदामा चरित्र के बारे में जानेंगे, यानी कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी थी उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद देखेंगे जहाँ पहिया। इस पाठ के माध्यम से हम स्त्री की जागरूकता के बारे में जानेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला है हमारा अकबरी लोटा। अकबरी लोटा के में हम कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमें हर कार्य में बुद्धिमानी की आवश्यकता है। इसके बाद है सूर के पद। सूर के पद में हम देखेंगे कृष्ण के बारे में, जो सूर ने लिखा, सूरदास ने लिखा, उसको देखेंगे हम। इसके बाद पानी की कहानी में हम जीवन में पानी का क्या महत्व है उसको हम देखेंगे। बाज और सांप में हम देखेंगे उत्साह और आलस दोनों में हमें क्या अपनाना चाहिए, यह जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे टोपी। टोपी कहानी के बारे में जानेंगे कि किसी को भी जब आप मजदूरी देते हैं, पूरी मजदूरी देते हैं, तो कार्य कितना अच्छा करता है, ये जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। अब बात करते हैं कक्षा 9वीं से। स्पर्श भाग 1 के बारे में बात करेंगे हम। और उसके बाद है संचयन। अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, फटाफट ये भी देख लेते हैं। अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं, मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मेरे फिंगर टिप्स पे हर पार्ट में क्या क्या बताया गया है और आप फटाफट समझ भी रहे हैं कि इस पार्ट का क्या संदेश है। मैं बहुत एक वाक्य में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना फ्लो में मैं बोल रहा हूँ बच्चों, इतना आसान नहीं होता है बोलना। जब विषय हमारा स्पष्ट होता है, विषय को हमने पढ़ा हुआ होता है, हर विषय में संदेश क्या हमें पता होता है, तो हम फ्लो में एक प्रवाह में बोलते हैं। आपको लग रहा होगा कि कोई एडिटिंग है, एडिटिंग नहीं, मैं लाइव बोल रहा हूँ, फ्लो में बोल रहा हूँ। ये तभी संभव होता है जब पाठ को अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं और आपको पता होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, किस पाठ के बारे में बोल रहे हैं, उस पाठ का संदेश क्या है। तो देखते हैं 9वीं कक्षा के बारे में। दुख का अधिकार के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है हमारा अगला पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तीसरा पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। भारतीय संस्कृति में जो अतिथि का स्थान है वो किस तरह बदल गया है, उसकी अवधारणा बदल गई, उसका कॉन्सेप्ट बदल गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। धर्म की आड़ लेकर किस प्रकार लोग दूसरों को प्रताड़ित करते हैं हम जानेंगे। शुक्र तारे के समान इस पाठ को विस्तार से जानेंगे, इसके बारे में संदेश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है रैदास के पद। रैदास जो बहुत बड़े भक्त कवि हैं, उनके पूरा विस्तार से चर्चा की जाएगी। कुछ वीडियो से अपलोड भी हो चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। रहीम और दास जी के बारे में जानेंगे, रहीम दास के दोहों के बारे में जानेंगे, उनके संदेश के बारे में जानेंगे। ये भी कबीर की तरह एक संत हैं और दुनिया को संदेश देते हैं, एक कर्तव्य निभाने के संदेश, सही समाज के निर्माण के संदेश देते हैं। इसके बाद अगला पाठ है हमारा आदमी नामा, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एक फूल की चाह पाठ आएगा। उसके बाद आता है अग्निपथ कविता। उसके बाद आता है आपका नए इलाके में। इसके बाद खुशबू रचते हाथ। ये सभी पाठ हम विस्तार से इन पर बात करेंगे। और याद रखिए बच्चों और सभी शिक्षक जो मुझे सुन रहे हैं, हर पाठ को हम विस्तार से समझेंगे, एक एक वाक्य को, उसके संदेश को ग्रहण करेंगे ताकि बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए समर्थ हो जाएं। ये नहीं कि आपने गाइड पकड़ ली, गाइड में रटे रटाए उत्तर लिख लिए, किसी यूट्यूब चैनल में स्लाइड चल रही हैं, आंसर लिखे हुए हैं, वही आप रटे जा रहे हैं। जी नहीं, इसको लर्निंग नहीं बोलते। कम से कम मैं इसको लर्निंग नहीं मानता हूँ। जब तक आप अपने विचारों को अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखते हैं, अपनी भाषा में नहीं लिखते हैं, मैं तभी वो लर्निंग नहीं होती है।
आप अपना दिमाग लगाइए। मैं जो बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें भी कुछ कमियाँ हों, आप उसमें भी जोड़िए। अपने बुज़ुर्गों से, माता पिता से बात कीजिए और अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। शिक्षक, अपने दूसरे साथियों से चर्चा करें। उसके बाद निश्चित करें कि वास्तव में इसका संदेश क्या हो सकता है। और भी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जुड़े, उसके बाद जो लिखेंगे वो उसका महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ये नहीं कि मैंने बता दिया वही अंतिम है, या आपने किसी स्लाइड को देखा, कहीं गाइड से पढ़ा, ये लर्निंग नहीं है। ऐसे बच्चे आगे आने वाले समय में जब कहीं इंटरव्यू होता है, कोई डिबेट कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छे जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो दूसरों के विचारों को रट्टा मार के ग्रहण कर लेते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। मेरे चैनल का उद्देश्य है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें और अपने हिसाब से उत्तरों को समझ कर लिखें। इसलिए मैं यहाँ पर समझाने पर ज़्यादा जोर दूंगा, रटवाने पर नहीं। अब देखिए संचयन में क्या है, गिल्लू पढ़ेंगे, उसके बाद में इसमें दूसरा है स्मृति और तीसरा है इसके अंदर हामिद खां। अब हम बात करेंगे चौथा इसमें दिए जल उठे। अब 10वीं कक्षा की बात कर लेते हैं, स्पर्श भाग 2, और उसके बाद संचयन, इसमें भी हम वही पढ़ेंगे। कक्षा 10 की पुस्तक है ये। भाग 2 के सभी का विस्तार से स्पष्टीकरण, शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर चर्चा से संबंधित सभी जानकारी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ध्यान दें बच्चों, जब आप 9वीं और 10वीं विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ, जब आप पाठों को जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ या इस चैनल पर जो भी डिस्कशन होगी, आप उसको ध्यान से सुने और लिखें, अपने नोट्स बनाएं, तैयार करें। बहुत से तरीके बताए जाएंगे, मेथड बताए जाएंगे, गतिविधियाँ बताई जाएंगी, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब आप, चाहे स्कूल में परीक्षाएं हों, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हों, जब आप प्रश्न पत्र खोलेंगे, आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। आपको इसमें ऐसे ऐसे तरीके बता दिए जाएंगे, आप डरेंगे नहीं प्रश्न पत्र को देखकर, और आत्मविश्वास के साथ में आप उत्तर लिखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कबीर की साखी की हम बात करेंगे, उसके बाद में है हमारा मीरा के पद। याद रखिए बच्चों, जब भी मैं कबीर, मीरा, किसी भी कवि रचनाकार की बात करूंगा तो उनके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरे गुरुओं ने सिखाया। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, तो हमारे कुछ गुरु थे, उन्होंने ये मुझे बात बार बार बताई। हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है, तो मेरे भी वो आदर्श रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी, वही मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ, वही मैं चाहता हूँ आप भी उसको अपने जीवन में उतारें। उन्होंने कहा, किसी भी रचनाकार को, किसी भी कवि को, किसी भी लेखक को तब तक आप समझ नहीं सकते जब तक आप उनके बारे में ना जानें। वो कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका समय कैसा था, किस तरह के जीवन में वो अपने आप को उन्होंने ढाला, किस तरह का उनका जीवन था। जब तक पूरी जानकारी आपके पास नहीं होगी, आप उनकी रचनाओं के बारे में बहुत अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते। तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई भी पाठ साहित्य में, तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि इनकी सोच कैसी है, उनकी भक्ति कैसी है, उनकी विचारधारा क्या है। जब ये बता दूंगा तो बच्चों और शिक्षकों सभी से मेरा निवेदन, ध्यान से सुने इस बात को, तब आपके लिए उनको समझना और आसान हो जाएगा, और आप बहुत विस्तार से समझा पाएंगे, और बच्चे बहुत विस्तार से उत्तर लिख पाएंगे, और पाठ को एंजॉय करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, उन्हें बोरियत महसूस नहीं होगी। हिंदी को गर्व से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बिहारी के दोहे पढ़ेंगे तो हम यानी बिहारी के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। मनुष्यता कविता पढ़ेंगे तो रचनाकार की बात करेंगे। उसके बाद हम जब बात करेंगे पर्वत प्रदेश में पावस, तो प्रकृति की तो बात करेंगे, साथ में रचनाकार की भी बात करेंगे विस्तार से, तो कविता और तो रचनाकार की बात करेंगे। इसके बाद कर चले हम फिदा की जब बात करेंगे, तो रचनाकार और कविता के संदेश की हम पूरी बात करेंगे। इसके बाद आत्मत्राण की बात करेंगे, तो साथ में रचनाकार की बात करेंगे, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब बड़े भाई साहब कहानी जब पढ़ेंगे, बार बार कहानी आपने पढ़ी है, कहानी में बहुत सारे बिंदु हैं जो बहुत बड़ा बड़ा संदेश अपने में छुपाए हुए हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। याद रखिए बच्चों, जो बड़े बड़े निबंधात्मक ऐसे टाइप के जो आंसर लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो तब तक आप अपने तरफ से नहीं लिख सकते जब तक आप विस्तार से लेखक के, रचनाकार के बारे में समझ ना लें, उसके संदेश को ना समझ लें। तो मैं जब इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा तो आप उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। इसके बाद हम बात करेंगे डायरी का एक पन्ना। उसके बाद आता है हमारा तातारा वामीरो कथा। उसके बाद में हम बात करेंगे आज अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। उसके बाद हम बात करेंगे पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। उसके बाद अगला पाठ आता है हमारा, वो है हमारा कारतूस। उसके बाद आता है हमारा संचयन। संचयन में हमारे पास जो पाठ हैं वो है हरिहर काका। उसके बाद है सपनों के से दिन। उसके बाद आता है हमारा आखिरी पाठ है, वो है टोपी शुक्ला। आपने पाठ तो पढ़े होंगे बार बार, लेकिन खुद भी पढ़े होंगे, कोशिश की होगी समझने की, लेकिन जब आप मेरे साथ इन पाठों को पढ़ेंगे तो आपको अलग ही आनंद आएगा। आप कहेंगे अच्छा इस पाठ में ये बातें भी छुपी हुई थी, इतनी गहरी गहरी बातें। बिल्कुल बच्चों, बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं, लेकिन जब तक आप उस गहराई में नहीं पहुंचते हैं आपको वो बात समझ में नहीं आती है। ज्ञान जो है महासमुद्र की तरह है, छोटी झील की तरह, लेक की तरह, तालाब की तरह नहीं है। जितना समुद्र की गहराई कोई नहीं नाप सकता, उसी प्रकार से उत्तर जो होते हैं साहित्य के अंतिम नहीं होते।
जब तक आप लिखते रहेंगे आपकी सोच का विस्तार होता रहेगा। जितना आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे आपका दिमाग उतना शार्प होता जाएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे व्याकरण की और रचना कौशल की। तो भी ये है हमारा व्याकरण। व्याकरण में हम क्या क्या करने वाले हैं, भाषा की बात करेंगे। जब हम भाषा की बात करें तो उसमें विस्तार से बताएंगे भाषा, भाषा के रूप, साहित्य क्या है, उसके दो भेद क्या हैं, गद्य पद्य क्या है, व्याकरण क्या है, सब पर हम बात करेंगे। इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा की बात करेंगे, वर्ण विच्छेद की बात करेंगे। सभी बच्चे चाहे वो छठी कक्षा के हों, चाहे वो 7वीं कक्षा के हों, 8वीं कक्षा के हों, 12वीं कक्षा हों, किसी भी कक्षा के बच्चे हों, सबके लिए इसमें विस्तार से कुछ ना कुछ मिलेगा, ध्यान रखिए। इसलिए मैं इस इंट्रो वीडियो को बना रहा हूँ ताकि जब भी किसी बच्चे के पास पहुँचे तो वो उसको ध्यान से सुने और समझे और अच्छी तरह से इसको समझ सके। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के बाद बात आती है विशेषण की, विशेषण के बाद में बात आती है क्रिया विशेषण, और उसके बाद हम जानेंगे अविकारी शब्द। जो भी यहाँ पर बच्चों व्याकरण के विषय आ रहे हैं, इन सबको हम जब पढ़ेंगे तो ख़ास तौर से ध्यान रखिए हम इसको वास्तविक जीवन से ज़रूर जोड़ेंगे। किताबी भाषा नहीं है मेरे पास, हम वास्तविक जीवन से जब तक विषय को नहीं जोड़ते हम समझ नहीं पाते, हम सिर्फ रट्टा मारते हैं। वाक्य की बात करेंगे, चाहे वो रचना के आधार पर वाक्य हो, चाहे वो अर्थ के आधार पर हो। समास की बात करेंगे हम। उसके बाद में हमारे पास आएगा अलंकार। अलंकार पर विस्तार से वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप चैनल में जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद संधि, संधि पर विस्तार से चर्चा होगी। पदबंध की बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा काल। काल पर हम संक्षिप्त और विस्तृत दोनों प्रकार की चर्चा करेंगे। इसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय पर हम चर्चा करेंगे, इस पर वीडियो बनाए जा चुके हैं। शब्द और पद में जो अंतर है उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में विराम चिन्हों की बात करेंगे। विराम चिन्ह बच्चे बहुत गलत लगाते हैं। मुहावरे, मुहावरे एक अलग हम फ्लेवर के साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रचनात्मक कौशल के बारे में और रचनात्मक लेखन के बारे में। डायरी लेखन की बात करेंगे, यानी डायरी लेखन क्या होता है, इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं, किस प्रकार एक अच्छा डायरी लेखन होना चाहिए जिससे आप अधिक अंक प्राप्त कर सकें। उसके बाद में आता है हमारा पत्र लेखन। चाहे औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, एक सबका एक फॉर्मेट होता है जिसको हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। यदि आपको सही से उसका फॉर्मेट यानी प्रारूप समझ में आ जाता है तो आपको लिखने में आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती, समस्या नहीं आती और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद में आता है हमारा सूचना लेखन। बहुत साधारण सा विषय है, एक बार आप समझ लेते हैं इसके मुख्य बिंदु और लिखने का तरीका तो आपको पूरे अंक आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखते रहने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्लाइड में आप नीचे देख सकते हैं पीले कलर से लिखा हुआ है NCERT हिंदी बाय कुमार। हैशटैग लगाना मत भूलिए। जब आप हैशटैग लगा के NCERT हिंदी बाय कुमार अपनी यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डालेंगे और क्लिक करेंगे तो मेरी चैनल के सारे वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और आप आसानी से उसको पढ़ के, समझ के, सुन के अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और अपने ज्ञान में विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञापन लेखन। अब देखिए पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, इन सब के वीडियो यहाँ पर डाले जा चुके हैं, पोस्ट किए जा चुके हैं और बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है, बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। बहुत बच्चे उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने उस पर जो देखा है, समझा है और बताया है। आप भी उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला है इसमें विषय, वो आएगा आपका अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन मैं भी समझाऊँगा। इसके अंदर एक माइंड मैप बना करके किस प्रकार मीडिया की थ्योरी को, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, और उसके दूसरा हम बोलते हैं उसको माइंड मैप, इनका इस्तेमाल करते हुए आप इसका अनुच्छेद बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। हर पार्ट से हम अनुच्छेद को जोड़ेंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा संवाद लेखन। संवाद लेखन या स्क्रिप्ट राइटिंग का, फिल्मों में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसका एक पार्ट है। जब मैं संवाद लेखन समझाऊंगा बच्चों, अलग तरीके से समझाऊंगा, कुछ अलग, क्योंकि मेरे पास फिल्म प्रोडक्शन में भी काफ़ी पुस्तकें मैंने पढ़ी है तो उस ज्ञान को भी मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा जिससे आप संवाद लेखन को बहुत अच्छे से लिख सकें। उसके बाद चित्र वर्णन, यानी चित्र कुछ कहता है, क्या कहता है उसी को हम चित्र वर्णन कहते हैं। उसको कैसे लिखना है, उसके में क्या क्या ज़रूरी उसके अंग हैं, क्या उसके मुख्य बिंदु, वो हम जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा नारा लेखन, जो भी हमारा नया शामिल हुआ है CBSE में क्लास 10th में, तो उसकी हम बात करेंगे। बहुत आसान है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या होना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा संदेश लेखन, ये भी नया जुड़ा है, इसकी हम बात करेंगे। इसके मुख्य बिंदु और मुख्य अंग, किस प्रकार एक अच्छा संदेश लिखें, इसकी हम बात करेंगे। इसके बाद आता है कहानी लेखन, ये भी नया जुड़ा है। लघु कथा लेखन, लघु कथा लेखन कैसे लिखें, इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसकी हम बात करेंगे। इसके बाद आता है सार लेखन, एक आता है। सार लेखन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पाठ का सार, जिसको अंग्रेजी में हम समरी बोलते हैं, उसको आप लिखें तो इससे होता क्या है कि आप बड़े पाठ को कम शब्दों में आसानी से समझ लेते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतिवेदन लेखन। ये कई बोर्ड में, कई स्कूलों में लगा हुआ है, CBSE में नहीं है 10वीं कक्षा तक।
प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट राइटिंग है उसको हम हिंदी में प्रतिवेदन लेखन बोलते हैं। इसके बाद आता है निबंध लेखन। निबंध लेखन हम उसके बारे में जानेंगे, उसके आवश्यक अंग, किस प्रकार एक अच्छा निबंध लिखें उसकी बात करेंगे। इसके बाद एक और बात मैंने जोड़ी, नाटक लेखन। कुछ बच्चे नाटक लिखना चाहते हैं, तो नाटक लिखने के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे आप एक अच्छा नाटक लिखें, चाहे आपको नुक्कड़ नाटक लिखना हो स्कूल के लिए, इंटर स्कूल के लिए, इंटर हाउस के लिए, इंटर कॉलेज के लिए, तो मैं आपको इस चैनल में वो भी बताऊंगा कि किस प्रकार आप नाटक लिख सकते हैं। नाटक लिखते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए, ज़रूरी ज्ञान चाहिए नाटक लिखने के लिए, वो हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, चैनल के उद्देश्यों के बारे में बता दिया है। तो ये वीडियो पूरा इंट्रो वीडियो था, यानी इसमें आपको बताया गया कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। साथ साथ इसके अंदर एक ख़ास बात और ध्यान रखिए, मैं आपको इसके अंदर जीवन कौशल, लाइफ स्किल से जुड़े हुए वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा, जिसको पढ़ करके, समझ करके, अपने जीवन में उतार करके आप एक अच्छे और बेहतर इंसान बन सकेंगे। आपकी समाज में अच्छी छवि बनेगी। आपको इस चैनल पर बहुत सारे लाइफ स्किल से संबंधित वीडियो मिलेंगे, नैतिक शिक्षा से संबंधित वीडियो मिलेंगे। आप उनको सुने, समझें और अपने जीवन में लागू करें। शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि उसमें दिए गए वीडियो से फ़ायदा उठाएं और अपनी कक्षा में उन विषयों पर चर्चा करें, बच्चों को सुनाएं, उनको प्रेरित करें कि वो भी उन वीडियो को सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी शिक्षकों और सभी विद्यार्थियों से जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल में दी गई जानकारी से, इस वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट है और आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए और औरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, तो अभी तुरंत इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमें लगता है कि हमारा ज्ञान सही दिशा में जा रहा है, सही लोगों तक पहुंच रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ स्लाइड पे देख सकते हैं, चैनल का नाम लिखा हुआ है, हैशटैग लगाइए और लिखिए NCERT हिंदी बाय कुमार। ये आपको अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डालना है। जैसे आप डालेंगे मेरा चैनल आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।